गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम बात करेंगे पीटी 365 का जो हमारा इकॉनमी पोर्शन चल रहा है उसका 9 चैप्टर डाटा सर्विस सेक्टर को हम डील करेंगे। इसमें गाइस सबसे पहले चैप्टर में आपका दे रखा है टूरिज्म सेक्टर इन इंडिया के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं इसी के बारे में। देखो, इसमें ना क्या क्या नई नई स्ट्रैटेजीज़ बनाई जा रही हैं ताकि एक सस्टेनेबल टूरिज्म देखने को मिले। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने ना नेशनल स्ट्रैटेजी प्लान बना रखे हैं सस्टेनेबल टूरिज्म के लिए, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा हमारा इसको धक्का पहुंचा था ना यार आपके पेंडेमिक का टाइम में, तो कुछ तो करना पड़ेगा हमें। तो इंडिया का ना पहले टूरिज्म सेक्टर के बारे में समझ लो कि ये सेक्टर है क्या। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। कैसे इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये ना 4.7% टोटल जीडीपी का आपका कंट्रीब्यूशन करता है। 7.3 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है कंट्री में। थर्ड लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज लेकर आता है। पॉलिसीज़ भी इससे रिलेट बनाई है हमने, ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी टूरिज्म पॉलिसी 2021। ठीक है, प्रसाद पॉलिसी तो बिल्कुल याद रखना, प्रसाद स्कीम है ना, स्वदेश दर्शन स्कीम। प्रसाद स्कीम का फुल फॉर्म याद रखा करो, पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव है। धर्मशाला डिक्लेरेशन यहाँ पर करा हुआ है कि बता रहा है कि 2047 तक जब इंडिया 100 ईयर्स का हो जाएगा तो कॉन्फ्रेंस ऑफ टूरिज्म सेट गोल करा गया ताकि एक अच्छा धर्मशाला डिक्लेरेशन हुए। और इंडिया 54th पोजीशन पे यहाँ पर कह रहा है कि आउट ऑफ 117 असेस किया गया ना जब ग्लोबल ट्रेवल। यहाँ ध्यान रखना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या निकालता है ये पूछ सकते हैं। ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स कौन निकालता है? तो क्या लिखोगे? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम लिख कर आओगे। छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन से गाइस अगर हम ध्यान से पढ़ लेंगे तो नंबर आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो क्या क्या स्ट्रैटेजी जिसकी हम बात करने जा रहे हैं उसको देखो। यहाँ पे ना कुछ स्ट्रैटेजी जैसे कि आपका एम करता हुआ है दे रखा है कि मेन स्ट्रीम सस्टेनेबिलिटी के ऊपर है इंडियन टूरिज्म सेक्टर के बारे में, कि ये मोर रिजिलियंट, इंक्लूसिव और कार्बन न्यूट्रल, रिसोर्स एफिशिएंट टूरिज्म बनाएगा। इसका विजन क्या है? पॉजिटिव पोजीशन इंडिया एज अ प्रेफर्ड ग्लोबल डेस्टिनेशन। इसका मिशन क्या है? इकोनॉमिक, सोशल, एनवायरमेंटल बेनिफिट पहुंचाना ताकि लो कार्बन हो, रिजिलियंट टूरिज्म सेक्टर बने। तो कुछ ना पिलर्स भी तैयार किए गए हैं कि भाई सर्टिफिकेशन किया जाए, नेशनल हेरिटेज को प्रमोट किया जाए, सोशल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को प्रमोट करा जाए, इको टूरिज्म को प्रमोट करा जाए, है ना, एडवेंचर टूरिज्म को प्रमोट करा जाए। तो इस पर काम कर रही है। गवर्नेंस के लिए हमने देखा हुआ एक बोर्ड है सस्टेनेबल टूरिज्म का, वो काम कर रहा है। और नेशनल नोडल एजेंसी भी है। इससे रिलेटेड देखना इसमें ना कुछ बात, जैसे युवा टूरिज्म क्लब है, सीबीएसई ने अलॉन्ग विद योर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म कई सारे एफिलेटेड स्कूलों से पूछकर ये फॉर्म किया। तो इसका ऑब्जेक्टिव पता है क्या है? यंग एम्बेसडर्स को डेवलप करना इंडियन टूरिज्म में, ताकि ना वो अवेयर हो, पॉसिबिलिटीज जाने और रिच कल्चरल हेरिटेज बनाए, सॉफ्ट स्किल्स हमारी बनाए, टीम वर्क, मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें हो ताकि ना हम इकोलॉजिकल टूरिज्म की तरफ बढ़ें। तो ये इसलिए ऐसा तैयार यहाँ पर करा गया है। क्राफ्ट विलेजेस में ध्यान रखना, 8 तरह के क्राफ्ट विलेजेस है गाइस, प्लीज बी वेयर अबाउट द सेम। ठीक है, इसको लिंक किया गया टेक्सटाइल विद योर टूरिज्म। प्रमोट करना क्राफ्ट को आप सिंगल लोकेशन पे टूरिज्म की मदद से करो, जैसे कि आपके रघुराजपुर उड़ीसा का है, तिरुपति है, वदाज है, नैनी है उत्तर प्रदेश का, अंगीगुड़ी है कर्नाटका का, महाबलीपुरम तमिलनाडु का, ताजगंज उत्तर प्रदेश का, आमेर राजस्थान का। तो ये सस्टेनेबल एंड रिम्यूनरेटिव बनाने के लिए, लाइवलीहुड ऑप्शंस को करने के लिए आर्टिशंस की भी मदद हो, साथ साथ आपका उस एरिया को भी काफ़ी प्रमोशन मिले। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं ई कॉमर्स के ऊपर। देखो, इंडिया का जो ई कॉमर्स सेक्टर है ना, ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है? जब आप इंटरनेट पे गुड्स को खरीदते या बेचते हो। तो रेगुलेटरी सिस्टम्स भी यहाँ पर है। 100% हमने एफडीआई दे रखा है। प्लीज़ वेरी केयरफुली यहाँ पे जरा सुनना आप लोग कि यहाँ पर हमने 100% एफडीआई दे रखा है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स जो रूल्स हैं उसमें हमने डिस्प्ले कर रखा है कि भाई जितने भी प्रोजेक्ट हमारे कंट्री में कोई चीज़ ओरिजिन होती है, कहाँ से प्लेटफॉर्म से उसको जाना है, वो सब हमारा बना हुआ है। तो एक दो तरह के मॉडल्स होते हैं, एक इन्वेंट्री मॉडल होता है, एक मार्केट बेस्ड मॉडल होता है, मार्केट प्लेस। इन्वेंट्री मॉडल का मतलब होता है कि जितने भी ई कॉमर्स एक्टिविटीज़ में इन्वेंट्री गुड्स एंड सर्विसेज कौन ओन करेगा? ई कॉमर्स एंटिटी करेंगी। जैसे ग्रोफर्स है, ब्लिंकिट जो आज की डेट में ना आपका, या आपका जेप्टो है ना, बिग बास्केट है, बहुत सारे ऐसे खुले हुए हैं। मार्केट प्लेस में क्या होता है? जैसे अमेजॉन, यहाँ पर क्या होता है कि आपका इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, ई कॉमर्स एंटिटी आपका वही होता है, लेकिन यहाँ ना फैसिलिटेटर होते हैं ये बायर एंड सेलर के बीच में। तो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट क्या है? ये तो कंज्यूमर डायरेक्टली कौन थे? ग्रोफर्स वाले हैं, वो इन्वेंट्री होते हैं। जब आप फैसिलिटेट करते हैं बायर्स एंड सेलर के बीच में तो वो आपके मार्केट बेस वाले होते हैं, जैसे कि हमने अमेजॉन के बारे में पढ़ा। फिर अब नेक्स्ट आता है आपका प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ई कॉमर्स के बारे में। देखो, जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है ना कॉमर्स की, उसने एक रिपोर्ट बोली है कि भाई प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ई कॉमर्स इन इंडिया। तो उसके कुछ ना की हाईलाइट्स हैं इसमें ना। प्रपोज करा गया है कि न्यू डिजिटल मार्केट एक्ट होएगा, जिससे कि बिजनेसेस प्रैक्टिसेस ये सारे के सारे हो पाए, डेटा कलेक्शन, डिजिटल इकॉनमी कंपनीज में मदद मिले। अब इसे ना 2 तरह के मॉडल्स है, एक एक्स एंटे मॉडल है इंस्टेड ऑफ योर एक्स पोस्ट मॉडल फॉर रेगुलेशन। एक्स एंटे का काम क्या होगा? एक्स एंटे मॉडल का काम है कि जितने भी बिग टेक कंपनीज हैं रेगुलेट करना, उनको डेटा कलेक्शन को इंश्योर करना, डेटा हार्वेस्टिंग कंज्यूमर्स। ठीक है, बिग टेक कंपनीज डिफाइन करना, गेट कीपर्स की तरह फॉर्म करना। तो करेंटली कुछ रेगुलेटरी वैक्यूम्स हैं जो प्लेटफॉर्म टू बिजनेस यूजर्स के लिए गवर्न करने के लिए, तो प्रीडोमिनेटली इस पे काम किया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आगे वो बात करता है
ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के बारे में। ONDC जो गाइस है ये रिसेंटली ना बीटा टेस्टिंग करी। क्या करी? बीटा टेस्टिंग करी। बताऊंगी अभी क्या है ये। विद कंज्यूमर बेंगलुरु के अंदर करी है ये, ठीक है। अब यहाँ पर ये आगे बात करते हुए कह रहा है कि देखो जी, सबसे पहले तो समझ लो ओपन जो आपका नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स है वो है क्या। देखो ये ना एक इनिशिएटिव है जो किसने लिया है? DPIIT ने, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने मिलकर लिया है। और ये एक सेक्शन 8 के अंदर आता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अंडर कंपनीज एक्ट, क्वालिटी ऑफ काउंसिल ऑफ इंडिया और आपके प्रोटीन जी गवर्नमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने लिया है। इसका मेन एजेंडा पता है क्या है? प्रमोट करना ओपन नेटवर्क्स को, ऑल एस्पेक्ट्स एक्सचेंज एंड गुड्स एंड सर्विसेज ओवर डिजिटल नेटवर्क। तो ONDC क्या है? मार्केट एंड कम्युनिटी लेड इनिशिएटिव है, ठीक है। ओपन नेटवर्क है, ये सेंट्रल इंटरमीडिएरी को एलिमिनेट करेगा। इनेबलर है फॉर ब्रॉड बेस्ड इनोवेशन के लिए। अब ONDC क्या नहीं कर सकता है ये ध्यान रखना। ONDC गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म नहीं है, मीडियम टू हेल्प डिजिटलाइज बिजनेस नहीं करेगी। इसका सीधा सीधा काम होगा, एक ओपन नेटवर्क है, ठीक है। मार्केट एंड कम्युनिटी लेड इनिशिएटिव है, सेंट्रल इंटरमीडिएरी को एलिमिनेट कर नीड की ज़रूरत को खत्म करेगा, ब्रॉड बेस्ड इनोवेशन है और मैसिव डिजिटल कॉमर्स एक्सपेंशन करेगा ये। अब ये ट्रेडिशनल मॉडल से कैसे डिफरेंट है समझ लो इस बात को भी। देखो जो ट्रेडिशनल मॉडल कैसा होता था, कंज्यूमर होता था, यहाँ पर मोबिलिटी प्लेटफॉर्म, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म होते थे और ये सारा इस तरह से चीज़ें चल रही होती थी। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में मामला थोड़ा बदल जाएगा। यहाँ पर आपके क्या है? सेवरल बायर एप्लीकेशंस हैं, जो मोबिलिटी प्लेटफॉर्म सेवरल बायर एप्लीकेशंस यहाँ पर भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? देखो आपको यहाँ पर आपको सेवरल बायर एप्लीकेशंस की नहीं नज़र आ रहा है, ठीक है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स का? इसका फ़ायदा सबसे बड़ा ये होगा कि ये ना मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसीज को ख़त्म करेगा, जो बिग प्लेयर्स की बड़ी मोनोपोलिस्टिक, क्योंकि सेवरल आ जाएंगे ना, बहुत सारे आ जाएंगे, तो फिर आपको कंज्यूमर की फ्रीडम ऑफ चॉइस बढ़ जाएगी, लोकल बिजनेस फॉर्मुलाइज हो जाएंगे, ग्रोथ बढ़ेगी, जॉब क्रिएट होंगी, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को भी आपने पार्टिसिपेशन का मौका मिलेगा। तो मेजर ऑब्जेक्टिव ये है डेमोक्रेटाइज करना, डिसेंट्रलाइज करना ई कॉमर्स को, चॉइसेस बढ़ाना कंज्यूमर की, उसका एक्सेसिबिलिटी लोकल बिजनेसेस प्रोवाइड करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। तो ONDC के बारे में अगर आएगा तो आपको ऐसे ही याद रखना है। नेक्स्ट आता है टेलीकॉम सेक्टर। देखो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क सिस्टम इकोसिस्टम हमारे यहाँ तैयार हो रखा है, ठीक है। 117 आपके टेलीफोन सब्सक्राइबर्स हैं, 70 एक्टिव करोड़ जो आपके इंटरनेट यूजर्स हैं, 80% GDP ग्रोथ, हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके 4 मिलियन दे रहे हैं यहाँ पर। तो इस सेक्टर का मतलब है तो बड़ा इंपॉर्टेंस भाई, स्ट्रक्चरली प्रोसीजरली लिक्विडिटी, इसके बारे में समझ लो भाई कैसे कैसे होता है। देखो AGR को रेशनलाइज करना, बैंक गारंटी रेशनलाइज करना, प्रोसीजरल जो इसके काम होते हैं वो आपने जस्ट देख लेना है। और यहाँ रखना कि इस चीज़ में भी 100% FDI है, ऑटोमेटिक रूट से टेलीकॉम सेक्टर में आ सकती है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। स्पेक्ट्रम वगैरह टेन्योर इसका 20 से 30 साल है पूरा, मतलब यहाँ पर बता रखा है टेलीकॉम सेक्टर के बारे में। तो जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ बात थी वो मैंने आपको बता दी है। गति शक्ति संचार पोर्टल डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का है, इसको लॉन्च करा गया था पोर्टल को सेंट्रलाइज राइट ऑफ वे अप्रूवल्स के थ्रू। और ये होता क्या है? राइट ऑफ वे समझ लो क्या होता है, एक लीगल राइट है। ऑनलाइन एप्लीकेशन जब आप देते हो ना, परमिशन मिल जाए आपको टेलीकॉम सर्विसेज के थ्रू, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रांट कर रहा है, ये क्रिएट कर रहा है मोबाइल टावर्स के लिए। तो ये पोर्टल डेवलप किसने किया? MP स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, कोलैबोरेटिव अप्रोच थी, स्टेक होल्डर्स थे आपके सेंट्रल से स्टेट और लोकल बॉडीज़ के। तो ये स्मूथ डिप्लॉयमेंट ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन का स्मूथ डिप्लॉयमेंट हो, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्री में तैयार हो, इसीलिए किया गया है। अब अदर सर्विसेज के बारे में समझ लो जो हमारे इधर आए, SaaS है ना, तो SaaS ही सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस वाला है, ठीक है, कुछ और वाला मत समझ लेना। और CII एंड EY ने रिलीज़ करा था ये रिपोर्ट, इसका नाम है इंडिया द नेक्स्ट ग्लोबल SaaS कैपिटल, हाईलाइटिंग इंडिया SaaS इंडस्ट्री यूनिक वैल्यू और इसकी इम्पैक्ट जो इसका है। अब ना SaaS वर्सेस आपका ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर में ना बेनिफिट देखो यहाँ पे कैसे होता है। देखो SaaS से ना टाइम इफेक्टिव होता है, जो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है टाइम इफेक्टिव है, वेंडर से हैंडल है आपका मेंटेनेंस से सारा, डेटा की सेफ्टी, स्पीड, एक्सेसिबिलिटी, कॉस्ट इफेक्टिव, ऑन डिमांड स्केलेबिलिटी, ये सब ना इसके फायदे होते हैं। अब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस क्या होता है? एक तरह का डिस्ट्रीब्यूटिव मॉडल है जिसमें क्लाउड प्रोवाइडर्स एप्लीकेशंस को होस्ट करते हैं और अवेलेबल बनाते हैं टू एंड यूजर्स ओवर द इंटरनेट। ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं बाय गूगल वर्कस्पेस, एडोब, क्रिएटिव क्लाउड, गिटहब, ये सब के गया था। इसके फीचर्स क्या हैं? रेंटेड फ्रॉम सॉफ्टवेयर वेंडर हु ऑल्सो प्रोवाइड्स टेक्निकल सपोर्ट, सब्सक्रिप्शन बेसिस पर होते हैं। द सॉफ्टवेयर कैन बी एक्सेस ऑन मल्टीपल डिवाइसेस पे किया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, इस तरह से इसको क्रिएट करा जाता है। इस सेक्टर का इंडिया में क्या इस्तेमाल है? देखो इंडिया 3rd लार्जेस्ट है इस तरह का इकोसिस्टम प्रोवाइड करने में आफ्टर योर USA एंड चाइना, और इंडिया सरपास कर देगा बहुत जल्दी चाइना को टू बिकम द 2nd लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड बाय 2026। तो इंडिया प्रेजेंटली 18 ऐसे SaaS यूनिकॉर्न्स लेकर आया है एज कम्पेयर टू योर
वन इन दी 2018। सोचो तो कर रहे हैं हम, काफ़ी काम कर रहे हैं इस पर। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के बारे में लॉजिस्टिक सेक्टर सबसे पहले उठाएंगे हम, और इसमें जानेंगे कि नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी हमारी क्या है। ठीक है, तो पीएम ने अनवेल करा और ये प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी में ये कोशिश की जा रही है कि सीमलेस फ्लो ऑफ गुड्स हो और हमारी कंट्री का, इंडियन गुड्स का स्पेशली, कॉम्पिटिटिवनेस डोमेस्टिकली एज वेल एज ग्लोबल मार्केट में अच्छा हो। देखो व्हाट डू यू मीन बाय लॉजिस्टिक प्रोसेस? लॉजिस्टिक प्रोसेस का मतलब क्या है कि रॉ मटेरियल सप्लायर के पास गया, मैन्युफैक्चरिंग में गया, डिस्ट्रीब्यूशन कस्टमर तक जाने तक ये एक स्मूथ प्रोसेस हो जाए, उसके लिए गाइस ये सारे के सारे तरीके अपनाए जा रहे हैं। अब लॉजिस्टिक इकोसिस्टम इंडिया में क्या है ओवरऑल, अगर प्रोसेस देखोगे तो कैसे रिसोर्सेज को एक्वायर किया जाता है, कैसे ट्रांसपोर्ट करा जाता है ना, कैसे उसको फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है, दिस इज ऑल लॉजिस्टिक। याद रखना इंडियन लॉजिस्टिक सेक्टर में हमारा $250 बिलियन 2022 में एस्टिमेटेड था, जो एक्सपेक्टेड है कि 2025 तक $380 बिलियन तक हो जाए। एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, दैट इज द स्टार क्लॉज, दैट इज लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस रैंकिंग या ग्लोबल लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 2018 में निकाला गया था वर्ल्ड बैंक के थ्रू। इंडिया की रैंक थी 44th। ठीक है जी, याद रहेगा। ग्लोबल लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन निकालता है? वर्ल्ड बैंक। इंडिया की रैंकिंग 2018 में कितनी थी? 44th। अब समझते हैं नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के बारे में। इसका देखो विजन गाइस यही है, टेक्नोलॉजिकली अच्छा हो, है ना, इनेबल्ड हो, इंटीग्रेटेड हो, कॉस्ट एफिशिएंट हो, सस्टेनेबल हो, है ना। और इसी के साथ साथ इसमें आपके कुछ टायर्स हैं, जैसे कि यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म है, इंटीग्रेशन ऑफ डिजिटल सिस्टम है, ईज ऑफ लॉजिस्टिक लॉग्स हैं, सिस्टम इंप्रूवमेंट ग्रुप्स हैं। तो इसमें ना आपके 4 तरह के मेजर पिलर्स आपके देखे जाते हैं। क्या है इसमें वो पिलर्स, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। 4 तरह के पिलर जो आपके सामने अभी यहाँ पर हमने बात करी। ठीक है, अब इसमें देखो आपके आगे की कहानी ये कहती है कि इसमें आपके 8 की सेक्शन एरियाज भी हैं। 8 की सेक्शन एरियाज में क्या क्या है? इंटीग्रेटेड डिजिटल लॉजिस्टिक सिस्टम, स्टैंडर्डाइजेशन करना, स्टेट एंगेजमेंट, एक्जीम लॉजिस्टिक, ऐसे ऐसे आपके सारे के सारे 8 की एरियाज हैं जिस पर ये काम किया जा रहा है। इम्प्लीमेंटेशन के लिए ध्यान रखना, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कौन करता है? एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज, जिसको किसके थ्रू क्रिएट हुआ है? अंडर योर पीएम गति शक्ति। गाइस बी वेरी क्लियर अबाउट इट, कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है, कौन बना रहा है, क्या चल रहा है, ये पता होना चाहिए। अब सीधा चलते हैं पीएम गति शक्ति के बारे में जानते हैं। देखो पीएम गति शक्ति का मतलब गाइस क्या है कि हम 197 क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो गैप है हमारे, उन प्रोजेक्ट्स को लेकर आएंगे और गवर्नमेंट ने उसको आइडेंटिफाई करा। 6 पिलर्स हैं पीएम गति शक्ति के, कॉम्पिटिटिवनेस, प्रायोरिटाइज करना, ऑप्टिमाइजेशन करना, सिंक्राइज करना, एनालिटिकल और डायनेमिक। ये 6 तरह के पैरामीटर्स को पीएम गति शक्ति में बूस्ट देने की कोशिश की जा रही है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पीएम गति शक्ति? पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान है आपका, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी डिजिटल प्लेटफॉर्म है, और इसमें कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस किया जा रहा है, प्रिपेयर ऑनगोइंग और फ्यूचर प्रोजेक्ट 16 मिनिस्ट्रीज में। इसका एम क्या है? नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना बाय लर्निंग फ्रॉम द पास्ट और इन्हांस करना एफिशिएंसी थ्रू 6 पिलर्स। ये इंटीग्रेटेड है विद 200+ लेयर जो स्पेशल डेटा ऑन एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉरेस्ट, रिवर्स एंड डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज। ठीक है, इसी में ना एक BISAG-N है, यानी कि भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, एक तरह की ऑटोनॉमस साइंटिफिक सोसाइटी है ये। अंडर मिति है, इसके 3 मेन डोमेन्स हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, जियो इन्फॉर्मेटिक्स और जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी, ये सब इसमें काम करता है। अब हम चलते हैं डिजिटाइजेशन इनिशिएटिव्स के ऊपर। देखो डिजिटाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में इसमें क्या किया जा रहा है? प्रपोज इकोनॉमिक जोन्स हैं, मैपिंग की जा रही है उसकी, लॉजिस्टिक डेटा बैंक बनाया जा रहा है। ठीक है, गवर्नेंस फ्रेमवर्क कुछ ऐसे कर रखा है कि एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज एंड नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप्स हैं, इस तरह के तरीके से बनाए जा रहे हैं आपके। अब गति शक्ति के बाद आपका आता है लॉजिस्टिक्स का हमारा ईज कैसे हो डिफरेंट स्टेट्स में, उसको लीड्स 2022 की रिपोर्ट है। याद रखना पेपर में आ जाए कि लीड्स रिपोर्ट कौन निकालता है, तो क्या लिख कर आओगे? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। लीड्स एक इंडिजिनस डेटा ड्राइवन इंडेक्स है जिसमें लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को असेस किया जाता है, सर्विसेज को असेस किया जाता है, ह्यूमन रिसोर्सेज को असेस किया जाता है, और एक की टूल है लॉजिस्टिक्स सेक्टर की एफिशिएंसी को बढ़ाने का, ताकि लॉजिस्टिक कॉस्ट हमारी कम हो। और पहली बार कब आया? 2018 में आया। ठीक है, तो इसमें आपके एस्पायरर्स होते हैं, उसका स्कोर यानी कि 80% है, फास्ट मूवर यानी कि 80 से 90% स्कोर है, अचीवर जो है वो 90% से आगे वाले होते हैं। ठीक है,
अब इसी के साथ साथ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के बारे में समझो, क्यों रहा ये, क्या होते हैं ये। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने अवार्ड किया, भैया इंडिया का पहला हम मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने जा रहे हैं चेन्नई में, टू रिलायंस इंडस्ट्रीज, है ना। तो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क क्या है, बेसिकली एक इंटर मॉडल आपका फ्रेट हैंडलिंग एस्टैब्लिशमेंट है, वेयर हाउस क्रिएट किया जा रहा है, डेडिकेटेड कोल्ड चेन फैसिलिटीज़ हैं, कंटेनर्स हैं। इसमें क्या कोशिश की जा रही है, फ्रेट कंसोलिडेशन सेंट्रलाइज करना, लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना। तो अंडर द पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान गवर्नमेंट ने अनाउंस किए कॉन्टैक्ट्स वगैरह कि ट्रिपल मॉडल में तरह उसको इंप्लीमेंट कराया जाए। और नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड क्या है, इनलैंड वाटर सारे के सारे ट्रिपटाइट में स्विफ्ट डेवलपमेंट की जा रही है। भारत माला परियोजना याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंडर आती है, अम्ब्रेला प्रोग्राम है फॉर हाईवे सेक्टर, जिसका मेजर एम क्या है आपका, एफिशिएंसी ठीक हो, ऑप्टिमाइजेशन हो, जितने भी फ्रेट हैं या पैसेंजर्स हैं उनकी मूवमेंट अक्रॉस द कंट्री स्मूथली और ऑप्टिमाइज हो पाए, इसके लिए भारत माला परियोजना चलाई जा रही है। कौन चला रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। कब से स्टार्ट हुआ, 2017 से। नाउ गाइस डिस्कस अबाउट द रेलवेज, क्योंकि ये भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है हमारे। तो फोर्थ रेलवे लार्जेस्ट हमारा नेटवर्क है, अगर इफ यू टॉक अबाउट द साइज टर्म्स, और ये ऑपरेट करता है मोर देन 13,000 पैसेंजर्स को। 40% आपका टोटल ग्लोबल शेयर है, 3 गॉजेस में ये बनता है, एक ब्रॉड होती है मीटर, ठीक है। 17 जोन्स में हम डिवाइडेड है रेलवे में। हेड कौन करता है, रेलवे बोर्ड है, उसमें चेयरमैन होता है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिपोर्ट्स वगैरह अपनी फाइनलाइज करती है। नेशनल रेल प्लान हमारा ये फ्यूचर रेडी यही है कि भाई रेलवे सिस्टम इज प्लान विद 45% मॉडल शेयर हो, विजन 2024 है, ये सब करा गया है। इनोवेशन रेलवेज में बात की जा रही है कि इंडियन रेलवे ने लॉन्च किया है आपका क्या, इंडियन रेलवे इनोवेशन प्लान, ताकि फंड की जाए इनोवेशंस को। की हाइलाइट्स क्या है कि आईआर जो है आपका इंडियन रेलवे जो है वो स्टार्टअप्स बनाएगा। प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेबल स्केलेबल सोल्यूशंस निकालना। एनुअल बजट फॉर द पॉलिसी क्या है, 40 से 50 करोड़ एडिशनल फंड के साथ ही आए। डेवलप हो आईपीआर विल रिमेन विद इनोवेटर्स ऑनली, ठीक है। इस तरह से इसका कुछ प्लान आपका किया जा रहा है। अब एल्यूमिनियम वैगन्स क्या होते हैं, ठीक है, तो ध्यान में रखना, यूनियन रेलवे मिनिस्ट्री ने कंट्री का पहला क्या बनाया है, पहला फ्रेट ट्रेन बनाया है, किससे, विद एन ऑल एल्यूमिनियम वैगन रेक। कौन मैन्युफैक्चर करता है, कोलैबोरेशन में विद बेस्को लिमिटेड वैगन डिवीजन, ठीक है। एट प्रेजेंट इंडिया की जो हाई स्पीड ट्रेन है, राजधानी है, शताब्दी है, इसमें यूज करा जाएगा। किससे बना होता था वो, स्टेनलेस स्टील से। अभी हम क्या कोशिश कर रहे हैं, एल्यूमिनियम। सिग्निफिकेंस क्या है एल्यूमिनियम वैगन से बनाने का, कार्बन फुटप्रिंट कम होगा। एल्यूमिनियम 100% रिसाइकलेबल होता है, कोरोजन से रेजिस्टेंट होता है। मेक इंडियन रेलवे लॉजिस्टिक्स मोर एफिशिएंट। इंपोर्ट आपका निकल कैडमियम का रिड्यूस होगा। डोमेस्टिक इंडस्ट्री में आपका एल्यूमिनियम इंडस्ट्री बूस्ट कर जाएगी, इसलिए करा जा रहा है। भारत गौरव ट्रेन के बारे में पता होना चाहिए, भारत गौरव स्कीम के तहत आया है, कोयम्बटूर से साईनगर शिरडी में। थीम बेस्ड ट्रेन हैं ये, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है इनका, इंडिया के रिच कल्चरल हेरिटेज को और प्रमोट करना, शोकेस करना। उसके बाद वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज याद रखना, गोल्डन जॉइंट कनेक्टिंग 2 एंड्स ओवरआर्क कर रहा है ये, ठीक है। तो चेनाब ब्रिज आपका है, विल प्रोवाइड ऑल वेदर रेलवे कनेक्टिविटी देगा, कश्मीर एंड कृष्ण लिंक काटरा टू बनिहाल बना के देगा ये। इसी के साथ साथ अब हम चलते हैं सिविल एविएशन सेक्टर की तरफ चलते हैं, ठीक है। आओ सिविल एविएशन के बारे में पढ़ें। इसमें सबसे पहले पढ़ो नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी क्या है। देखो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है ना, उसने एनएसपी बनाया। इसका मेन काम क्या है, सेफ अफोर्डेबल सस्टेनेबल एयर स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को तैयार करना। ऑब्जेक्टिव समझो गाइस इसके क्या है, अडॉप्शन करना इंटरनेशनल गुड प्रैक्टिसेस को, सेफ्टी, पार्टिसिपेशन सक्सेस बढ़ाना इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन की, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत चलाना सारी चीज़ों को। विजन क्या है इंडिया का, टॉप एयर स्पोर्टिंग नेशन बाय 2030 हम चाहते हैं गाइस। हमारे 11 एयर स्पोर्ट्स हैं इंक्लूडिंग एरोबैटिक्स, मॉडलिंग, रॉकेटरी, बैलोनिंग, पैराशूटिंग, पैराग्लाइडिंग, सबको हम प्रमोट करना चाहते हैं, एयर स्पोर्ट्स को स्पेशली। इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ये काम कर रहा है। गवर्नेंस स्ट्रक्चर के लिए भी हमने बड़ा सारा काम किया। इसमें हमने क्या करा है, 11 तरह के डिफरेंट एयर स्पोर्ट्स बनाए हैं। 4 टायर्स में गवर्नेंस रखा है, लाइक दिस कि एयर स्पोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया होगा, उसमें सारे एसोसिएशन अलग अलग उसके होंगे, अलग अलग डिविजन्स में बांटा हुआ है, ताकि हमारा जो FAI है वो अच्छा हो जाए। हम बहुत अच्छे से, यानी कि जो हमारा फेडरेशन एस्ट्रोनॉट इंटरनेशनल हेडक्वार्टर जो लॉस में, वो अच्छे से काम करने लग जाए। और यही इसको वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी है फॉर एयर स्पोर्ट्स। AFSI क्या है, एयर स्पोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया। कैसी बॉडी है, ऑटोनॉमस बॉडी। किसके अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर आती है। अदर कुछ डेवलपमेंट सिविल एविएशन में देना, एविएशन सेफ्टी रैंकिंग्स है। इंडिया की पोजीशन 48 रख गई थी ना, और प्लेस फ्रॉम द टॉप 108 सेकेंड इंपॉर्टेंट 2018। कौन रिलीज करता है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी है, ये भी एक तरह से इसमें काम करता है। तो दिस इज अबाउट गाइज योर इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट में इतना। अब रोडवेज समझो कि इसका भी एक पार्ट है। एयर स्पेस के बाद अब आपका एयर स्पोर्ट्स के बाद आपका रोडवेज आ गए, रोडवेज भी पार्ट है। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करनी है ताकि हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा हो। तो डिफरेंट मॉडल्स होते हैं।
रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में बॉट याद रखना और ईपीसी मॉडल याद रखना। बॉट और ईपीसी मॉडल क्या है कि बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर एक प्राइवेट एंटिटी है जिसका काम है बिल्डिंग करना, डिजाइन करना, रोड्स को बनाना और ट्रांसफर करना बैक टू द गवर्नमेंट। ईपीसी मॉडल क्या है, अंडर इट कॉस्ट कंप्लीटली कौन बॉर्न कर रहा है, बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इनवाइट बिड्स फॉर इंजीनियरिंग नॉलेज के थ्रू करा जा रहा है। इसके साथ साथ हैम है, यानी कि हाइब्रिड एन्युटी मॉडल है। इसमें क्या होता है, ईपीसी 40% है, 60% मॉडल आपका बीओटी का है। 40% आपका इसमें ध्यान रखना प्रोजेक्ट कॉस्ट पेज बाय द गवर्नमेंट, रिमेनिंग 60% को डेवलपर करता है। टोल फी कलेक्शन कौन कर रहा है, गवर्नमेंट अथॉरिटी कर रही है। इसके साथ साथ कुछ और पॉपुलर मॉडल भी हैं, बिल्ड लीज ट्रांसफर है, टॉट है आपका, टोल ऑपरेट ट्रांसफर है। इसके साथ साथ आपका लीज डेवलपमेंट, ये सारा आपका आता है। ये सारे के सारे इसके अंडर काम कर रहे हैं। अदर इनिशिएटिव देखो कई सारे लिए गए, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया, उतना ही करना है आपको। उसके बाद इंडिया का शिपिंग इंडस्ट्री ऑल्सो कम्स अंडर योर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, सर्विस सेक्टर। तो इसमें लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल है, याद रखना जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बनाया जा रहा है जो 100% लैंडलॉर्ड मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया पहला ऐसा होगा। पोर्ट्स इन इंडिया में एक होता है मेजर जो यूनियन गवर्नमेंट के अंडर होते हैं, माइनर जो होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर होते हैं एज पर योर इंडियन पोर्ट्स एक्ट 1908। लैंडलॉर्ड पोर्ट जो है गाइस, इसमें मिक्स पब्लिक प्राइवेट ओरिएंटेशन होगी। इसमें पोर्ट अथॉरिटी होगी वो रेगुलेटरी बॉडी होगी एंड एज अ लैंडलॉर्ड काम करेगी। पोर्ट ऑपरेशन स्पेशली जो कार्गो हैंडलिंग वो प्राइवेट कंपनी का काम होगा। तो डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग का काम करा जा रहा है, इसमें गवर्नेंस को एनहांस करा जा रहा है मेजर पोर्ट्स को, ठीक है। तो इस तरह से लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल को ये बनाया जा रहा है। नेक्स्ट आता है नेशनल सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर ग्रीन पोर्ट शिपिंग आपकी एजेंसीज के लिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ जो आपका पोर्ट है, शिपिंग एंड वाटरवेज है, उसने ये लॉन्च करा है। टेक्नोलॉजिकल आर्म है ये, वर्किंग अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ सागरमाला प्रोग्राम। ये डेवलप आपका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, ऑल्टरनेट टेक्नोलॉजी अडॉप्शन है ताकि ग्रीन शिपिंग इसमें फोस्टर हो, कार्बन न्यूट्रलिटी को हम जाएं, सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ बढ़े। ग्रीन शिपिंग का मतलब समझो क्या होता है, जब गुड्स या लोगों को हम ट्रांसपोर्ट कराते हैं शिप्स के थ्रू मिनिमम रिसोर्सेज में, मिनिमम एनर्जी नीड्स में, और एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हो, ग्रीन हाउस गैसेस को बचा रहे हो, दैट इज कॉल्ड योर ग्रीन शिपिंग। तो ये जो सारी प्रक्रिया चल रही है कार्बन एमिशंस को कम करने के लिए की चल रही है। इसीलिए इंडिया का एक मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 भी है, उसमें हम चाह रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी का जो हमारा पैरामीटर है शेयर वो बढ़ जाए। तो मेजर पोर्ट्स में तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अराउंड 60% बाय 2030 तक ये काम कर पाएँ, ठीक है। तो आगे कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं विच इज़ नॉट एज इंपॉर्टेंट, यू जस्ट नीड टू रीड दैट, ठीक है। एनर्जी सेक्टर गाइस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे वरना ज़्यादा हो जाएगा तो आप बोर हो जाओगे, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। फॉर प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर पीएम पाठशाला। थैंक यू सो मच।